नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नागरिकता कानून के नियमों को लागू कर दिया गया है। पिछले 2-3 दिनों में इस कानून के नियमों को लेकर बहुत सारे पहलू सामने आए हैं, लिहाजा उन्हें एक साथ रखकर देखने में इसकी राजनीति और इसके असर को हम ठीक से देख पाएंगे। इसलिए हमने तुरंत इस पर वीडियो बनाने से पहले यही सोचा कि जो इस विषय के विद्वान हैं उनके सुचिंतित विश्लेषण का इंतजार किया जाए, ताकि एक समग्र वीडियो बने जिसे देखने के बाद इस मसले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आम दर्शकों को एक साथ हो जाए। हम इन सभी का नाम वीडियो के आखिर में क्रेडिट रोल में देंगे, जिनके विश्लेषण का लाभ हमने हासिल किया है। जाहिर है यह वीडियो लंबा होगा और आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। इस मामले में रील्स नहीं बन सकता। दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून संसद से पास हुआ। 10 जनवरी 2020 को इसे अधिसूचित कर दिया गया। फिर सब भूल गए। 4 साल से अधिक समय लगा है इस कानून के नियम बनने में और लागू होने में। इस दौरान सरकार ने संसद में 8 बार विस्तार लिया है। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि नियम नहीं बनने पर कानून लैप्स हो जाता। सरकार ने आज तक नहीं बताया कि नियम बनाने में इतने साल क्यों लगे। नियमों का जो स्तर है वो वैसा ही है जिसकी बुनियाद पर नागरिकता कानून बना है। इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर लगता हो कि नियमों की खोज करने के लिए भारत सरकार के अधिकारी चांद पर गए थे और वहां से लौटने में 4 साल लग गए, तब जाकर नियम बने हैं और अब लागू हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून को चुनौती दी गई है। पहले इस मामले में देख लेते हैं कि अदालत कहां है और यह भी जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले की तरह यह मामला भी कई साल से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग के साथ करीब 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश चेन्नीथला, AMIM के असदुद्दीन ओवैसी, IUML असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अहोम गण परिषद, नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी असम, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन असम और DMK ने याचिका दायर की है। अक्टूबर 2022 में यह मामला तत्कालीन चीफ जस्टिस UU ललित की बेंच के सामने आया। आदेश हुआ कि इस पर अंतिम सुनवाई चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद शुरू होगी। आज तक शुरू नहीं हुई, यानी अक्टूबर 2022 से इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। नागरिकता कानून में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आने वाले हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। इन याचिकाओं में आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है, उससे वंचित नहीं करता। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के कानूनों का समान संरक्षण मिलता है। हमें यह समझना होगा कि इस कानून को केवल मुसलमानों के कारण चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि धर्म को आधार बनाने के कारण दी गई है। धर्म के आधार पर केवल इस्लाम के साथ इसमें भेदभाव नजर नहीं आता है, बल्कि अन्य धर्मों के साथ भी भेदभाव नजर आता है। कुछ जानकारों ने लिखा है कि हिंदू धर्म के साथ भी भेदभाव है। एक आधार और है जिस पर इस कानून को चुनौती दी जा रही है। 1955 के नागरिकता कानून का सेक्शन 6A, यह सेक्शन 1985 में हुए असम समझौते की देन है, जिसमें तय हुआ था कि जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच जो लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा। इसमें धर्म का कोई आधार नहीं था। यह सब कुछ एक लंबी प्रक्रिया के बाद तय हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2014 और उससे पहले जो भी आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यह बात असम के एक बड़े तबके को पसंद नहीं आई कि इस डेट का आधार क्या है और किसके साथ बातचीत के बाद यह कट ऑफ तय हुआ है। 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 का कट ऑफ लंबे आंदोलन और सरकार से बातचीत के बाद तय हुआ। कानूनविद इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि इसी जनवरी तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 6A का बचाव कर रही थी, जिसके तहत 1971 का कट ऑफ डेट है। लेकिन अब वही सरकार नया कट ऑफ डेट लेकर आ गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आया है वह मुसलमान छोड़कर बाकी के 6 धर्मों से आता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। 1971 के पहले का कट ऑफ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, जबकि 14 वाला करता है। क्या आपको लगता है कि यह सुसंगत कानून है? इस पहलू पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने 6A वाले पहलू पर
दिसंबर 2023 में सुनवाई पूरी कर ली थी, मगर अभी तक फैसला नहीं आया है। देखना होगा कि नागरिकता कानून के लागू होने के बाद इसके तहत किसी को नागरिकता मिल जाती है तो इस फैसले का इस पर क्या असर होगा। अगर फैसला प्रतिकूल आया तो क्या जिन्हें नागरिकता मिली है वो वापस ले ली जाएगी? क्या ऐसा करना संभव होगा? हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि असम की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा रहा है। इसे बड़ा करने में वहां के संगठन और बीजेपी ने काफी दम लगाया। इसी का नतीजा था कि करीब 1600 करोड़ रुपए फूंक कर एनआरसी कराई गई। 2018 के साल में जब नागरिकता रजिस्टर का काम हो रहा था तो पता चला कि 40 लाख लोग इससे बाहर हो गए और इसमें बड़ी संख्या में हिंदू हैं जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। 2019 में फिर से एनआरसी हुई और 19 लाख लोग बाहर हुए। कहा जाता है कि उसमें 12 लाख हिंदू बाहर हुए। तब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम सही रजिस्टर तैयार कराएंगे, मतलब जो रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बना उसे नहीं माना। आज तक सही नागरिकता रजिस्टर का पता नहीं। ध्यान रहे, असम की राजनीति में बाहरी, विदेशी या बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध धर्म के आधार पर नहीं है। यह राजनीति हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली दोनों का विरोध करती है और बाहर जाने के लिए कहती है जो भी बांग्लादेश से आए हैं। मगर नागरिकता कानून धर्म के आधार की बात करता है। इस कानून की राजनीति हिंदी अखबारों में कुछ और नजर आएगी, मगर असम और बंगाल में जाते ही बदलकर कुछ और हो जाती है। दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून संसद में पास हुआ। इसके बाद सरकार चुप्पी साध गई। अप्रैल मई 2021 में बंगाल, असम में विधानसभा चुनाव हुए। आप जानते हैं कि असम की राजनीति से एनआरसी और सीएए का मुद्दा निकला है, लेकिन यहां के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने नागरिकता कानून को शामिल ही नहीं किया। लेकिन बंगाल के मैनिफेस्टो में नागरिकता कानून को शामिल किया गया और कहा कि सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में लागू कर देंगे। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। बीजेपी को पता था कि असम में एनआरसी के कारण लाखों की संख्या में हिंदू बाहर हो गए हैं। इनमें से सभी बांग्लादेशी ही थे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, यह साबित भी करना मुश्किल था कि जो मुसलमान इस रजिस्टर में नहीं आए हैं वो सभी के सभी घुसपैठिए हैं और बांग्लादेश से आए हैं। इन सभी पर धार्मिक उत्पीड़न का मामला साबित करना तो और मुश्किल हो जाता। ये तो कई साल से भारत में रह रहे हैं। अगर बीजेपी इन लोगों को नागरिकता देती तो असम की हिंदू जनता ही इसके खिलाफ हो जाती। असम में नागरिकता कानून का इसलिए विरोध होता है। यहाँ के कई संगठन उन सभी को विदेशी मानते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसीलिए बीजेपी असम में चुप हो गई और बंगाल जाते ही गरजने लगी। असम में बहुत पूछने पर कहकर निकल जाती रही कि कोविड के बाद लागू करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का 2022 का एक बयान फिर से सुन लीजिए। वो बार बार यही कहते रहे। मित्रों, आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाह फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले। मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। मई 2022 का गृहमंत्री का यह बयान है। आज मार्च 2024 हो गया। इस बयान के 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के नेता बंगाल में जाते ही नागरिकता कानून लागू करने की बात करने लग जाते हैं और असम जाते ही मैनेज करने लग जाते हैं कि वहां ज्यादा विरोध ना हो, किसी तरह मामला समझ जाए। इसलिए नागरिकता कानून को पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। उन इलाकों में भी लागू नहीं किया गया है जहां पर जनजातीय क्षेत्रों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है। नागरिकता कानून का मसला बंगाल में भी आसान नहीं है। बीजेपी ने बांग्लादेश से आए मटुआ दलित समुदाय से वादा किया था कि नागरिकता कानून लागू कर देंगे और वादा करके भूल गई। जब यह समुदाय तृणमूल की तरफ जाने लगा तो बीजेपी को फिर से याद आया कि लागू करना है। मीडिया रिपोर्ट है कि मटुआ समुदाय इस फैसले से अब खुश है, लेकिन दलितों का एक और बड़ा हिस्सा राजवंशी समुदाय
खुश नहीं है।